वेलकम एवरीवन। टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट ऑब्जेक्टिविटी, जो कि हमारे स्टडी मेथड में एक पार्ट है। तो हम जानते हैं स्टडी मेथड में ऑब्जेक्टिविटी का कितना इम्पॉर्टेंट रोल है। तो लेट्स डिस्कस अबाउट ऑब्जेक्टिविटी। सबसे पहले हम जान लेते हैं ऑब्जेक्टिविटी की नीड क्या होती है, क्योंकि जब भी हम सोशल साइंस की स्टडी करते हैं तो ऐसा माना जाता है कि इसमें ऑब्जेक्टिविटी आने की पॉसिबिलिटी थोड़ी कम रहती है। वाई? जो ऑब्जेक्टिविटी है वो एक साइंटिफिक स्टडी बनाने का मेथड है, और जो हमने बताया था कंट्रोल ऑब्जर्वेशन होता है, जिसमें हम एक लैब में जाके स्टडी करते हो। उसमें ऑब्जेक्टिविटी आने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा रहती है, क्योंकि वहाँ पे जो भी डेटा आता है, जो भी टेस्ट होते हैं वो रिलायबल होते हैं। आप कहीं भी स्टडी करेंगे तो आपको मिलेगा रिज़ल्ट सेम ही है। तो रिलायबिलिटी की वहाँ पे ज़्यादा संभावना रहती है। लेकिन अगर हम सोशल साइंस में स्टडी करते हैं तो ऑब्जेक्टिविटी ऐसा नहीं कि नहीं आएगी, रिसर्च में ऑब्जेक्टिविटी आएगी, बट उसकी तुलना में थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। क्यों होता है उसके लिए हम जानते हैं। सबसे पहले ऑब्जेक्टिविटी जो सामाजिक घटना है जिसका हम अध्ययन करते हैं वो उसकी प्रकृति कैसी होती है वो जानना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो हमारी सामाजिक घटना है उसकी प्रकृति ही कुछ ऐसी है कि ऑब्जेक्टिविटी लाने के लिए आपको बहुत सारे टूल्स को फॉलो करना पड़ेगा, बहुत सारे रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा, जो हम पहले ही पढ़ा चुके हैं। उन सब चीज़ों को जब आप सिस्टमेटिकली फॉलो करते आएंगे तो ऑब्जेक्टिविटी आपके रिसर्च में आ जाएगी। तो चलिए जानते हैं सबसे पहले जो हमारी सामाजिक घटना होती है वो किस तरह की होती है। देखिए, जो भी सामाजिक घटनाएं होती हैं उनका जो स्वरूप होता है वो कुछ इस तरह से होता है। सामाजिक घटनाएं अमूर्त होती हैं, जैसे हमने बताया था जब भी कभी आप किसी का ऑब्जर्वेशन करते हैं तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो वो बोल रहा होता है वो नहीं सत्य होता है, तो उसके पीछे जो घटनाएं छुपी होती हैं उनका अध्ययन करना ज़रूरी होता है। तो ऑब्जेक्टिविटी में इसलिए लाना पॉसिबिलिटी थोड़ा कम हो जाती है, क्योंकि सामाजिक घटनाएं अमूर्त होती हैं, जो हमें नहीं दिखती हैं वो भी हमें फाइंड आउट करना पड़ता है। तो पहली तो ये प्रॉब्लम होती है, क्योंकि घटनाएं अमूर्त होती हैं उनका अध्ययन करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। दूसरा क्या होता है, जो प्रकृति होती है बहुत ही जटिल होती है, समझ ही नहीं सकते आपके सामने वाला जो कह रहा है वो सही है। हम कैसे समझ पाएंगे, क्या ऐसा कुछ तो है नहीं, वो प्रूफ कर देगा कि हम सच कह रहे हैं, पर ज़रूरी नहीं वो सच कह रहा हो। तो आपको उसकी अंदर की भावना को जानना पड़ेगा, वो जानना बहुत ही मुश्किल होता है। तो इसलिए बहुत ही कठिन चीज़ है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स चीज़ है सामाजिक जो घटना है उसको समझ पाना। तो ये थोड़ा मुश्किल काम होता है ऑब्जेक्टिविटी लाने में। ये सारे फैक्टर इम्पॉर्टेंट फैक्टर हैं, क्योंकि इन पे जब हम काम करेंगे तभी हम ऑब्जेक्टिविटी को ला पाएंगे। तो ये होता है। दूसरा, जो सामाजिक घटनाएं होती हैं वो यूनिवर्सल नहीं होती हैं। जैसे आप जब लैब में, आप चाहे यहाँ की लैब में टेस्ट करिए या फिर आप कहीं और जाके टेस्ट करिए, आपका 2 + 2 4 ही आना है। लेकिन सोसाइटी में ऐसा नहीं होता है। ज़रूरी नहीं जो आपके सामने व्यक्ति बात जो आपके सामने कह रहा है पीठ पीछे आपके जाके वही कहे, ये पॉसिबल तो नहीं है ना। तो सामाजिक घटनाएं बहुत मुश्किल होती हैं, यूनिवर्सल नहीं होती हैं। जो ज़रूरी नहीं जो यहाँ हुआ है वही वहाँ हो, या जैसा वेदर यहाँ पे है वैसा ही वेदर कहीं और हो। तो ये कुछ कंडीशन है जिनकी वजह से ऑब्जेक्टिविटी सोशल साइंस में लाने में थोड़ा प्रॉब्लम होती है, क्योंकि इसकी घटनाएं ही ऐसी होती हैं कि बहुत ही मुश्किल हो जाता है। नेक्स्ट आता है जो यूनिवर्सलिटी है वो नहीं होती है। फिर सजातीय, यानी जो होमोजेनिटी है, होमोजेनिटी भी नहीं होती है, जो एक ही जैसी चीज़ नहीं होती। जैसे मैंने बताया 2 + 2 4 है, वो हर जगह 4 ही रहेगा। लेकिन जो सामाजिक घटनाएं हैं वो एक जैसी थोड़ी ना होंगी। अगर यहाँ पे बादल हैं तो वहाँ पे बादल नहीं होंगे, एक जैसा होमोजेनिटी है नहीं। एक गांव में मान लीजिए एक जाति के लोग रहते हैं तो दूसरे गांव में बहुत सारे जातियों के लोग रहते हैं, तो वो भी होमोजेनिटी नहीं है। कहीं पे डेंसिटी ज़्यादा है तो कहीं पे डेंसिटी कम है, वो भी होमोजेनिटी नहीं है। तो ये सामाजिक घटनाओं में जब होमोजेनिटी नहीं है तो रिजल्ट कैसे एक जैसा होगा। तो इसलिए ऑब्जेक्टिविटी की इसमें भी थोड़ा प्रॉब्लम होती है, होमोजेनिटी नहीं है। उसके बाद हम आते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, जो अभी हमने जो हम साइंटिफिक मेथड पढ़ रहे थे तब हम उसमें देखे थे कि भविष्यवाणी की जा सकती है। पर जो सामाजिक घटनाएं हैं उनको देखते हुए हुए हम भविष्यवाणी हर चीज़ में नहीं कर सकते हैं, कि हमें नहीं पता जो व्यक्ति मेरे सामने बात कर रहा है, जो आज कह रहा है कि हम तुम्हारे लिए सब कुछ हैं, ज़रूरी नहीं वो कल भी वही बात कहे। तो हम नहीं कह सकते जो भी बंदा अच्छा है वो कल भी अच्छा रहेगा, ये जो सिचुएशन आज अच्छी है वो कल भी अच्छी रहेगी। तो हम नहीं भविष्यवाणी कर सकते, क्योंकि सामाजिक घटनाओं की प्रकृति ही ऐसी होती है। बहुत ही डिफ़िकल्ट काम होता है उनको समझना, उनका अध्ययन करना और उन पर कुछ कहना, ये सब कुछ बहुत ही मुश्किल काम होता है। ये
कुछ ऐसी है हमारी सामाजिक घटना की नेचर होती है जिसकी वजह से सब लोग कहते हैं कि सोशल साइंस में ऑब्जेक्टिविटी नहीं आ सकती है, या आ सकती है पर मुश्किल काम होता है। तो सामाजिक घटनाओं की इन प्रकृति को देखते हुए लोग बोलते हैं ऑब्जेक्टिविटी लाना थोड़ा मुश्किल काम होता है, लेकिन ऑब्जेक्टिविटी लाने के लिए हमें वही रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं ऑब्जेक्टिविटी क्या होती है। तो ऑब्जेक्टिविटी जो होती है वो एक लार्ज पर्सपेक्टिव पे काम करती है। सबसे पहली बात जो हमने आपको जब इंडक्टिव डिडक्टिव पढ़ाया था तब बताया था। तो ऑब्जेक्टिविटी में आपको ये ध्यान रखना है तो ये लार्ज पर्सपेक्टिव पे काम करेगा। लार्ज पर्सपेक्टिव का मतलब है सोसाइटी को देखते हुए फिर एक छोटा सा दृष्टिकोण बनाएगा कि सोसाइटी ऐसी है तो इसका मतलब सोसाइटी में रहने वाला व्यक्ति भी ऐसा होगा। तो ये लार्ज पर्सपेक्टिव को लेकर चलता है, ना कि माइक्रो पर्सपेक्टिव को लेकर चलता है। तो ऑब्जेक्टिविटी में दो चीज़ें क्लियर हो गई, एक तो सोसाइटी को लेकर चलेगा, दूसरा लार्ज। अब क्योंकि सोसाइटी लार्ज होती है तो ऑब्वियसली है कि सोसाइटी को देखते हुए इंडिविजुअल का एनालिसिस करता है। जो मैंने बताया कि सोसाइटी ऐसी है तो इसमें रहने वाला ये जो व्यक्ति है वो भी कैसा होगा, जैसी सोसाइटी है उस तरह का होगा। तो लार्ज पर्सपेक्टिव से लेकर माइक्रो पर्सपेक्टिव की तरफ जाता है ऑब्जेक्टिविटी, और ये फिर क्या होगा, डिडक्टिव मेथड पे ये नियम लागू होता है। तो अगर कोई पूछे ऑब्जेक्टिविटी किस में आती है तो डिडक्टिव मेथड में आएगी। डिडक्टिव मेथड में मैंने आपको बताया था जनरल टू पर्टिकुलर जाएगा। तो ये हो गया आपका जनरल और ये हो गया पर्टिकुलर, जिसमें हमने जीडीपी करके आपको ट्रिक भी बताई थी। तो सबसे पहले आपको याद करना होगा ऑब्जेक्टिविटी मतलब डिडक्टिव मेथड, मतलब वो जो है सबसे पहले शुरू करेगा लार्ज पर्सपेक्टिव से, सोसाइटी को लेकर समाज को अध्ययन केंद्र में रखकर व्यक्ति का अध्ययन करता है। सोसाइटी में ऑब्जेक्टिविटी में ये होता है। सब्जेक्टिविटी को भी जान लेते हैं। सब्जेक्टिविटी वो होता है जब व्यक्तिवादिता आ जाती है, यानी हम व्यक्ति के दृष्टिकोण से देखते हुए सोसाइटी का अध्ययन जब करेंगे तो सब्जेक्टिविटी होगा। तो ये हमारा माइक्रो पर्सपेक्टिव पे काम करेगा, क्योंकि ये हमारा लार्ज पर्सपेक्टिव नहीं होगा। ये सबसे पहले देखेगा इंडिविजुअल कैसा है या क्या सोचता है, उसको देखते हुए जो ये इंडिविजुअल है उसके माध्यम से सोसाइटी का एनालिसिस करता है कि व्यक्ति का सोचना ऐसा है तो समाज में रहने वाले जितने भी व्यक्ति हैं उनका सोचना ऐसा ही होगा, ये मान के चलता है। तो ये क्या होता है, ये इसमें डिडक्टिव के बजाय इंडक्टिव मेथड का यूज़ इसमें होता है, जिसमें हमने आपको बताया था पर्टिकुलर टू जनरल जाएगा। तो ये इसके अपोजिट हो जाएगा, एक व्यक्ति को देखते हुए लार्ज सोसाइटी का एनालिसिस करेगा, जिसमें हो जाएगा, जिसमें हमने ट्रिक बताई थी लखनऊ का पीजीआई हॉस्पिटल, या फिर जो पीजी के स्टूडेंट हैं वो इंडक्टिव मेथड को समझ लें। तो सब्जेक्टिविटी मतलब इंडक्टिव मेथड, ऑब्जेक्टिविटी मतलब डिडक्टिव मेथड। तो आप एक याद रखेंगे तो आपका काम हो जाएगा, अगर दोनों याद रखेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। अगर आप ऑब्जेक्टिविटी पढ़ रहे हैं तो आप मानिए ऑब्जेक्टिविटी मतलब डिडक्टिव मेथड। क्लियर हो गया यहाँ तक? उसके बाद इसमें एक इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन है ग्रीन की। उन्होंने कहा जो वस्तुनिष्ठता है, वस्तुनिष्ठता से तात्पर्य निष्पक्षता से प्रमाण का परीक्षण करने की इच्छा और योग्यता है। बहुत इम्पॉर्टेंट है, हर एग्ज़ाम में पूछी जाती है और पूछी जानी है। तो अब देखिए इस पर डिस्कशन करते हैं। जो निष्पक्षता यानी जिसमें हम कोई भेदभाव नहीं करेंगे, निष्पक्षता से प्रमाण जो भी होगा उसका टेस्ट करने की इच्छा और एबिलिटी है। एक तो आपकी इच्छा भी होनी चाहिए कि आप पक्षपात नहीं करेंगे, दूसरा आपके पास एबिलिटी भी होनी चाहिए कि पक्षपात नहीं होगा। तो टेस्ट ऐसा करिए जिसमें आपका पक्षपात ना हो, उसकी इच्छा और योग्यता होनी चाहिए। ऐसी बात कौन करता है? ग्रीन करते हैं। ऑब्जेक्टिविटी में इन्हीं की डेफिनेशन पूछी जाती है, इसलिए मैंने इन्हीं को मेंशन किया है। तो यहाँ तक क्लियर हो गया, जितना बताया वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अब बात करते हैं कि ऑब्जेक्टिविटी की नीड क्या है, सोशल साइंस की स्टडी में ऑब्जेक्टिविटी की क्या नीड है। तो जो ये कमियां थी इनको देखते हुए कुछ इम्पॉर्टेंट थिंग्स हैं जिन पे बात करनी बनती है। तो पहला तो है तटस्थ निष्कर्ष है,
जो भी रिज़ल्ट आपका आए वो वैलिड हो, इसके लिए ऑब्जेक्टिविटी की नीड होती है। दूसरा है, एक तो हम बनाना चाहते हैं जो भी हमारा सोशल साइंस है उसको हम अगर साइंटिफिक रिसर्च बनाना चाहते हैं तो ऑब्जेक्टिविटी मस्ट है। अगर ऑब्जेक्टिविटी नहीं होगी तो आपका जितना भी रिसर्च डेटा है वो वैलिड नहीं माना जाएगा। तो ऑब्जेक्टिविटी जो है वो रिसर्च को वैज्ञानिक बनाने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। थर्ड नंबर पे, जब भी कोई रिसर्च आप करते हैं अगर उसमें आपकी ऑब्जेक्टिविटी नहीं है तो हम नए अनुसंधान की या जो भी न्यू रिसर्च होगा उसकी क्या पॉसिबिलिटी है उसका अनुमान नहीं लगा सकते हैं। तो न्यू रिसर्च की पॉसिबिलिटी का अनुमान लगाने के लिए ऑब्जेक्टिविटी बहुत इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद जब भी हम किसी घटना का अगर वास्तविक रियल स्टडी करना चाहते हैं तो ऑब्जेक्टिविटी के माध्यम से ही कर सकते हैं। अगर उसमें पक्षपात हो जाएगा या हमारे पास ऐसी इच्छा या एबिलिटी नहीं होगी जैसे ग्रीन कहते हैं तो फिर हम घटना का वास्तविक अध्ययन नहीं कर पाएंगे। उसके बाद है सत्यापनशीलता। अगर जो सत्यापनशीलता है अगर वो नहीं होगा तो हम कैसे इसको मापेंगे कि 2 + 2 तो 4 होता है, लैब में नाप लेंगे। लेकिन अगर हमारे रिसर्च में ऑब्जेक्टिविटी नहीं होगी तो इसका सत्यापन नहीं हो पाएगा, ये नहीं पता चल पाएगा हमारी रिसर्च सही है या गलत है। तो इसके लिए भी ऑब्जेक्टिविटी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब ऑब्जेक्टिविटी जब हम लाने की कोशिश करते हैं, फील्ड में जाते हैं, एनालिसिस करते हैं तो हमें कुछ ऐसे फैक्ट मिल जाते हैं जिनके बारे में हमने नहीं सोचा होता है। जैसे हमने उस दिन एग्जांपल दे के आपको बताया था कि पहले से हम ये मान के चलते हैं जो भी लड़ाई झगड़े हो रहे हैं वो प्रेम विवाह के कारण हो रहे हैं, लेकिन वहाँ पे जब हम जाते हैं तो मुझे कुछ नए फैक्ट मिलते हैं जिनसे निकल के आता है नहीं ऐसा नहीं है, जो लड़ाई झगड़े हो रहे हैं वो अरेंज मैरिज की वजह से हो रहे हैं। या कुछ ऐसे फैक्ट निकल के आते हैं जिनके बारे में हमने सोचा ही नहीं होता है कि ऐसा भी हो सकता है। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोग ये मान के चलते हैं जितने भी डोमेस्टिक वायलेंस होते हैं वो महिलाएँ करती हैं या पुरुष करते हैं। जो भी मैंने सोचा कि महिलाएं डोमेस्टिक वायलेंस करती हैं, फिर फील्ड में हम गए तो पता चला महिलाएं तो कुछ कहती ही नहीं है बेचारी, आजकल जो है पुरुष डोमेस्टिक वायलेंस कर रहे हैं। या फिर महिलाएं नहीं, पुरुष नहीं बल्कि महिलाएं डोमेस्टिक वायलेंस कर रही हैं। जो हमने नहीं सोचा उसके अपोजिट जब होता है तो उसमें उसको क्या कहते हैं, सेरेंडिपिटी कहते हैं। तो सेरेंडिपिटी जब हमें न्यू नॉलेज मिलती है तब उसको कहते हैं जिसके बारे में हमने पहले से नहीं सोचा होता है। तो जब भी फील्ड में जाके कुछ ऐसे फैक्ट मिलते हैं जिसके बारे में हमें आइडिया नहीं होता है तो उसको कहते हैं सेरेंडिपिटी। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट थिंग्स थी जो हमने डिस्कस की। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट थिंग के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।